कितनी चोटें, कितने जख्म आए आपको थाना सिटी कोर्ट के अंदर? ये आपकी स्ट्रैटेजी थी कि रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करना? बट ने मुझे कहा कितनी मार खाओगे तुम, तोड़ दूं? मैंने कहा नहीं। पाकिस्तान में सेशन कोर्ट्स के अंदर आज से पहले ये नहीं हुआ? अगर वकील ने काला कोट पहन लिया तो क्या वो उसको अस्तना मिल गया? क्या वो कानून से बढ़ गया? क्या उसके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती? इस्लामाबाद में आपकी पेशी थी तो उस वक्त भी जजेस गेट से एक गाड़ी एंटर हुई, वहां भी जजेस गेट से बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी एंटर हो गई, यहाँ आप जजेस गेट से दाखिल हो रहे हैं, तो आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? जो लोग आपको मार पीट रहे थे उनका आपसे क्या मुतालबा था? बस कैमरा पकड़ के ऐसे मुंह आ गए कि हमें सिर्फ फुटेज चाहिए। वो बस वायरल होना चाहते थे। वकील साहब ये कहते हैं कि इन्होंने हमें कीड़े मकोड़े कहा, इन्होंने हमें डड्डू कहा। टाई मुख्तलिफ जगह पे नजर आ रही है और वही आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नदीम नानी वाला 8 लोगों के साथ आया और उसने हम पे बदतरीन तशद्दुद किया। जिसने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है ना, वो चैलेंज करे, मैदान लगाए, मुझे और भट्ट को बुलाए। आप झगड़े की दावत दे रहे हैं? हम बिल्कुल, अगर आप इतने जोगे हैं, आप हमें दें चैलेंज, हम आएंगे। हर बंदे को कहता है ए देखो जी, ए ब्रिगेड का फोन आ गया जी, ए देखो ए जज का फोन आ गया जी, ए देखो जा जो करनी कर लै तेरे जज साहब ए रिमांड दे दो। डॉक्टर अफान कैसर है, ये भी बहुत बड़ा टाउट है चौधरी सरफराज का। फेमस लोगों के ऊपर भौंक के अपना मंजन बेचना, इसकी हर वीडियो आप देखेंगे ना, इस्लामी टच डालना, लोगों को मैनिपुलेट करना और कहना हाँ वाह 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 वाह। तो उसने अरूप को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। वो बड़ी मासूम से बेचारी घबरा गई, कहते अब क्या करूं? कहता आज मैं घर में कह लूं इधर ही आ जाओ। ये सब मैच फिक्स था, ये ड्रामा था और ये ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि 295A जैसा एक संगीन मुकदमा है उसको किसी तरीके से फिजल आउट किया जा सके, माहौल ऐसा बन जाए कि टर्न द टेबल्स हो जाए, तो किसी तरीके से यूके गवर्नमेंट को या यूरोप को ये बताया जा सके कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज्यादती हो रही है। इसलिए देखिए आपने वीजा कैंसिल करके आपने अनजस्टिफाइड किया, आपने ये किया, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। इसकी नौबत ना आती अगर वीजा टर्मिनेट ना होता तो। मैं बस इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ इस टॉपिक को छोड़ा जाए। तो इसका फायदा हुआ? हाँ जी तो फायदा हमें अल्लाह ताला की हम शुक्रगुजार। और अगली पेशी 13 जनवरी को है, ये भी फायदा हुआ। तारीख पड़ गई ना, तारीख पे इतने सेंसिटिव केसेस आपके ऊपर, 295AB 295CB रजब के ऊपर, इसके बावजूद आप पाकिस्तान आ गए। क्या आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? बिग ब्रदर ने कहा आओ ग्रीन सिग्नल है। डकी ने रिलीज के बाद एक वीडियो बनाई और डकी को बहुत ज्यादा उस पे व्यूज भी मिले, बहुत एप्रिसिएशन भी मिली। आप इत्तेफाक करते हो उस कंटेंट से? मैंने उसकी सारी वीडियो देखी, उसकी वीडियो को देखने के बाद मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैं जिस अंदाज में कंटेंट किया गया, जो रोस्टिंग पे जुमले इस्तेमाल हुए, जो गालम गलोच हुई, जिस तरह की मीम्स इस्तेमाल होती रही, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। ये उसको मैं पिछले 7 सालों से समझाता आ रहा हूं कि अगर तुमने कुछ करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, लेकिन चक्करबाजी ना डालो। ना हमने आपको पैसे दिए हैं और ना ही हमने आपसे कोई आईफोन लिया है। रजब भट्ट के साथ आपकी जो दोस्ती है ये चंद महीने के अंदर ही बहुत मजबूत हो गई है। अगर आप जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बनाओगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो एक वीडियो रजब की आ गई थी ना, जिसमें यूं लगा कि जैसे वो मदहोशी में है या कोई ऐसी शहद की बोतल लगा ली है। उस दिन वो मेरे साथ नहीं था, किसी के अपार्टमेंट में था, किसी एक लड़के के अपार्टमेंट में था। उसने उसको ट्रैप किया। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS versus Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience based podcast. और अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं और मौजूद मेहमान से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लें। आज का पॉडकास्ट कदरे मुख्तलिफ है, अनऑर्थोडॉक्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम इसको इनोवेट करना चाहते थे कि इस पॉडकास्ट को लाइव स्ट्रीम करें ताकि बराह रास्त आप लाहौर में हैं, कराची में है, पेशावर में है, केपी में, रहीम यार खान से अटक तक हमारा ये पॉडकास्ट सब लोग लाइव देखें और अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड बातें आप तक पहुंच जाए। बावजूद हम लाइव तो नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश यही होगी कि अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड एक एक जुमला बेन ही आप तक पहुंचे, कोई भी कटिंग ना हो। और जाहिर है यही हमारे इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती भी है। और जब हम बहुत सारी चीजें काटते नहीं हैं तो फिर जाहिर है काटने के बाद जो दर्द होता है वो पहले होना शुरू हो जाता है। बाहर कैफ, आज के पॉडकास्ट में ऑडियंस तो नहीं है लेकिन मेहमान है, और मेहमान शख्सियत जो मेरे सामने विराजमान है इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है। बहुत ज्यादा बातें इन्हीं के गिर्द घूम रही हैं हमारे सोशल मीडिया पे। कंट्रोवर्शियल भी बहुत है, जहां मैं तो इनके बारे में पहले ही कहता हूं, जहां कोई लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी होती है ना, वहां पे ये जरूर होता है। और अभी जितनी फड्डे, जितनी लड़ाइयां, जितने झगड़े चल रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है।
और जिस हद तक मौजूद होना चाहिए चाहे शायद उससे एक कदम आगे ही होंगे। यूके से मामला शुरू होता है, फिर इस्लामाबाद पहुंचता है, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से कराची। एक पिंग पोंग है जो चल रही है। कहते हैं इनका जब मैं नाम लूंगा ना तो आप कहेंगे नाम तो सुना होगा। नाम इनका नदीम मुबारक है, लेकिन प्यार से इनको नानी वाला कहा जाता है। नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानी वाला, तो नाम तो सुना होगा। और आप तो समझ रहे हैं कि नदीम नानी वाला से बात करना इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जाहिर है सिटी कोर्ट के अहाते के अंदर जो कुछ हुआ, जो धींगा मुश्ती और जो मछली मंडी बनी, और जिस धक्कम पेल का निशाना शिकार इनके दोस्त मशहूर व्लॉगर मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट बने, और जैसे फरते जज्बात में इन्होंने अपने दोस्त को घेरे में ले लिया, यानी वो बाहों के हिसार में ले लिया। उसके बाद तो दोस्ती के ऊपर लोग लिख रहे हैं कि दोस्त हो तो ऐसा, दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, मुसीबत में काम आए। तो नदीम नानी वाला की दोस्ती की मिसालें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी, बिला तखसीस मजहब, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, सब इनकी दोस्ती के ऊपर वारे जा रहे हैं। और उसके अलावा जाहिर है जब आपके पास रिकग्निशन होती है तो कंट्रोवर्सीज तो आती ही आती हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे भी बात करेंगे, इनकी दोस्ती पे भी बात करेंगे, थाना सिटी कोर्ट के मामले से लेके 6 जनवरी और 6 जनवरी के बाद 13 जनवरी को क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं इनकी तरफ आने से पहले सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इनसे एक नशिस्त इसी जगह पे हमारी पहले भी हो चुकी है। वो नशिस्त उस वक्त थी कि जब ये एक और दोस्त को रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान आए थे और वकला के दरमियान खड़े होकर उन्होंने कहा था बस मैं आ गया हूं, और डकी को, और उस वक्त भी मैंने ऐसे ही कहा था कि नदीम नानी वाला आ गया है, डकी को छुड़ा के ले जाएगा, और वकला के दरमियान में मौजूद थे। और फिर हमने कहा था आइए जरा हमें वो गिदड़ सिंगी बताइए कि आपके पास क्या है। फिर उस दोस्त के साथ क्या हुआ, उसको बिग ब्रदर मैसर आया, इनको वो दोस्त मैसर आया भी या नहीं आया, इस पर भी बहुत सारी बातें हमने करनी है। तो बिला ताखीर जनाब नदीम नानी वाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। थैंक यू जी। यूके से इस्लामाबाद पहुंचे, हम आपके पीछे लगे रहे। इस्लामाबाद से लाहौर आ गए, हम फिर पीछे पीछे थे। लाहौर से कराची पहुंचे, कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद भी मीडिया भी आ गया। नदीम मुबारक साहब हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। नहीं, अभी हमें 10-12 दिन आए हुए हैं और बस लड़ाई चल रही हैं, आपके सामने ही है। कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, तो बस इसी चक्रों में, इसी चीज़ों में बिजी चल रहा है सिस्टम। और आज कल रात में लाहौर आया, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपके पास होऊंगा 2-3 बजे, तो मैं आपके पास पहुंचा। जहां लड़ाई होती है वहां नदीम नानी वाला होता है। देखें, ये किस्मत का खेल है मेरे ख्याल से, कि असल में मेरे ख्याल से जहाँ मेरे दोस्त होंगे वहाँ मैं होऊंगा, तो अगर लड़ाई होगी तो ज़ाहिर है वहाँ पे मैं होऊंगा। जहां लड़ाई वहां नदीम नानी वाला। नहीं, जहाँ लड़ाई नहीं, जहाँ मेरे दोस्त होंगे वहाँ कोई मसला बनेगा तो मैं ज़ाहिर हूँ। कितनी चोटें, कितने जख्म आए आपको थाना सिटी कोर्ट के अंदर? असल में ज़्यादा चोटें तो जब वहाँ या पीछे से वो वकील साहब, उसके साथ पहले तो 5-6 बंदे थे। तो जैसे हम एंटर हुए हैं तो उसने आके जैसे हमला किया, तो बट को जैसे उसने पीछे से बुजदिली का मुजाहरा करते हुए, उसने, मैं उसको एक बहुत बड़ा बुजदिल कहूँगा, वो वकील नहीं, एक बुजदिल शख्स था, उसने उसको पीछे से वार किया और उसी टाइम उससे रहा नहीं गया। मैंने उसी वक्त उसको अपने लेफ़्ट बाजू से ऐसे पीछे धकेला उसको, वकील को, और उसको मैंने बट को पकड़ा और अपने हाथों में वहाँ घूम गया और साइड में ले गया। फिर वहाँ से मैं साइड में ले गया, फिर मैं इवन के वो नीचे गिर गया हम, तो फिर मैं बट के ऊपर लेट गया। वो मेरे बाजू पे छोटी छोटी लगी, यहाँ पे बैक पे। फिर वहाँ पे बट ने मुझे कहा कि मैं तोड़ दूँ, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि अब नीचे आ जाओ, कितनी मार खाओगे तुम। फिर उसने मुझे नीचे फेंका, फिर वो ऊपर आया, फिर उसको मार पड़ी। ऐसे ही ये आगे चलता रहा। आपको इस बात का इदराक नहीं था कि थाना सिटी कोर्ट में आपके साथ ये होगा? नहीं, असल में कंसर्न्स तो होते हैं, लेकिन मुझे रजब ने यह कहा था और मैंने उसको यह कहा था कि अदालत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत के अंदर जब आप जाते हो, सरेंडर करते हो, तो अदालत के अंदर एक जजेस की पावर होती है, तो जजेस की होती है। और मुझे यकीन था कि जो वकील बरादरी है वो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकती। नहीं, आपने इससे पहले नहीं देखा कि जजेस तो कोर्ट रूम के अंदर वकला के हाथों पिटते हैं? आपने ये नहीं देखा कि बख्शी खाने से जब एक मुलजिम को अदालत पेशी के लिए ले जाया जाता है तो गोलियां उसको भून देती हैं और वो जमीन पे बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ होता है, खून बह रहा होता है? पाकिस्तान में सेशन कोर्ट्स के अंदर आज से पहले ये नहीं हुआ?
अब बिल्कुल ये देखें, जैसे हमने पूरी पाकिस्तानी कौम, सारी दुनिया ने देखा कि जिस तरह खान साहब को अदालत के अंदर जिस तरह उनके ऊपर वार किया गया हाथा अदालत के अंदर, तो लेकिन मुझे लगता है कि हमने मिसमैनेजमेंट की, हमने बहुत लाइट लिया। हमें इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। हमें मुतलका फोर्सेस से हेल्प आउट लेनी चाहिए थी कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे ऊपर कंसर्न्स हैं, लेकिन आई थिंक हमने लाइट लिया इस चीज़ को। जो कितने दोस्त थे आपके साथ उस वक्त? मैं और रजब थे, कोई नहीं। बाकी जब हम अदालत में एंटर हुए तो वहाँ पे 4-5 ऐसे लोग खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यार वैसी फ़ोटो वीडियो बना रहे थे, तो वैसे ही साथ चल रहे थे, तो ऐसी बातें कर रहे थे कि हमारे होते हुए आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उसमें मज़े की बात है कि साथ 2 पुलिस वाले भी थे उनके साथ, तो कहते हैं कि आपको नहीं पता सिंध पुलिस का, आपको नहीं पता ये यहाँ हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे ही उन्होंने आके पीछे से भट्ट साहब को वार किया है, वो उनमें से 3 बंदे वहीं खड़े रहे हैं जैसे वो जैम हो गए थे। तो मैं हैरान हो गया कि यार क्या बातें कर रहे थे और क्या ये निकले। आपके वकला भी आपके साथ नहीं थे? नहीं, असल में हमारे जो वकला थे वो गेट नंबर 1 पे थे, मियां अली इशफाक साहब। जजेस गेट से? हम जजेस गेट सेंटर हुए थे। अच्छा। तो वो 500 मीटर का फासला था, जो पहले 3-4 मिनट मैं और भट्ट खुद ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। तो जब मियां अली इशफाक साहब आए हैं, उन्होंने आके बड़ी अग्रेसिव तरीके से हमें वहाँ से ऐसे पकड़ा है, और उस मियां साहब ने कहा छोड़ो इन्हें, बड़े गुस्से से। और मियां साहब ने बड़ी दिलेरी का मुकाबला किया, और मियां साहब ने वहीं से लेके कोर्ट रूम से लेके कमेटी रूम तक उन्होंने सिर्फ लॉ की बातें की कि ये तुम जो कर रहे हो ये गुंडागर्दी है, ये वकालत नहीं है। लेकिन वो उनका एक ही काम था, वो बस कैमरा पकड़ के ऐसे मुंह आगे कि हमें सिर्फ फुटेज चाहिए। वो बस वायरल होना चाहते थे कि हम किसी तरह जो है ना हमें फुटेज चाहिए। वो बस इसी चक्कर में कभी मुझे पीछे धकेलना, कभी भट्ट को आगे धकेलना। तो ये दक्कम देर जोल थी, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 40 मिनट ये चलती रही। कोर्ट रूम पहले हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। तो पहले 30-40 मिनट मेरा जो हाथ था ना वो भट्ट के ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 30-40 मिनट्स मैंने उसको छोड़ा नहीं। कमेटी रूम जब हम पहुंचे, वहाँ पे जब भट्ट को बिठाया, मेरा हाथ कुर्सी में तब भी ऐसे था, और तब भट्ट को सांस नहीं था आ रहा। उसने कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा। जब उसने कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, उस वक्त एक ऐसा मोमेंट था कि मैं अंदर से रो पड़ा था उसको देख के कि बेचारे को सांस नहीं आ रहा। तो उसने कहा पानी। तो फिर मैंने कहा पानी, मियाँ साहब को मैंने पानी कहा, तो सब फिर वो वहाँ पानी आया, उस बेचारे ने पानी पिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने संभाला खुद को। तो मैंने भट्ट को कहा कि बी ब्रेव। तो उसने पानी पिया, फिर उसकी कुछ सांस में सांस, क्योंकि 40 मिनट मेरा हाथ भी ऐसे था उसके ऊपर, और पीछे से उसको लोग ऐसे दबा रहे थे, यहाँ से दबा रहे थे, मुझे यहाँ से दबा रहे थे। तो अंदाज़ा करें कितना वो दिलेर था कि 40 मिनट वो लड़ता रहा, उसने हाथ नहीं उठाया, और उसका सांस आना बंद हो गया था। ये आगे उसकी कोर्ट की वीडियो है जहाँ पे वो बैठा है, शर्ट उसकी फटी और ऐसे वो करा, वहाँ पे बेचारे को सांस नहीं था आ रहा। वहाँ पे एक किस्म का, वहाँ पे मैं अंदर से रो पड़ा था उसको देख के कि यार मेरे भाई के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो बस वहाँ पे पानी नहीं पिया बेचारे ने। वहाँ पर फिर दुक्कम देर शुरू हुई। फिर हम वहाँ से, मैं आगे मैंने कॉल की बाहर, गाड़ी मैंने फटाफट फ्रंट में लगाई, मैं आगे भागा, गाड़ी आई, वहाँ से मैंने फटाफट अंदर बैठा, मैंने अंदर से बंदे को कहा फटाफट गाड़ी में बैठाओ, तो गाड़ी में बैठा के हम वहाँ से निकले। ये आपकी स्ट्रैटेजी थी कि रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करना? नहीं, ये हमने एक दूसरे से पहले बात की थी कि अगर वहाँ पे इस तरह का मसला बनता है तो हमने अदालत के अंदर डिफेंस में कोई भी हाथापाई नहीं करनी, क्योंकि उनका काम फुटेज लेना होगा और हमें करोड़ों में लोग देखते हैं। अगर हम इस तरह उनके ऊपर वार करेंगे तो इससे ये एक चीज़ मोमेंटम होगा कि शायद हाथापाई हुई है और हमने ये शुरू किया है। जिस तरह के वो वकील जो है, वो नौसरबाज वकील, वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि हमने उनके ऊपर अटैक किया। और आपने जितनी भी अदालत के अंदर वीडियोस देखी, उसमें साफ देखा जा सकता है कि मैं और वो जा रहे हैं और उस बुज़दिल शख्स ने पीछे से आके हमारे ऊपर हमला किया। नहीं, इसका मतलब आपको अंदाजा था कि आपके साथ ये होगा, तभी आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि आपने रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करना? हमें अंदाज़ा तो, देखें जो चीज़ें चल रही हैं कई महीनों से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कोर्ट से बाहर होते तो फिर हम लड़ते कोर्ट के अंदर हमने नहीं था लड़ना। नहीं, इसके बावजूद अगर हमारे साथ आपके साथ कोई गार्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी या दोस्त नहीं थे, आप 2 निहत्ते लोग चले गए, बावजूद इसके कि आपको पता है कि आपके साथ ये होगा, लेकिन हमें श्योर नहीं था कि हमारे साथ ये होगा, क्योंकि इस तरीक से पहले भी
हम कराची में गए हैं और वो अदालत के अंदर बैठ गया है, उसने अपनी हाजिरी लगाई है, मीडिया टॉक हुई है और वो बाहर आया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ वो अपना। तो इसलिए इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ पे दोबारा गए और हमें था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जजेस गेट से एंटर हुए जी। जब इस्लामाबाद में आपकी पेशी थी तो उस वक्त भी जजेस गेट से एक गाड़ी एंटर हुई जो बगैर नंबर प्लेट की थी। देखिए वहाँ भी जजेस गेट से बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी एंटर हो गई, यहाँ आप जजेस गेट से दाखिल हो रहे हैं, तो आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? नहीं, हमारे पीछे कोई बिग ब्रदर नहीं है। असल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाक़या था तो वो मियाँ ज़मान साहब की गाड़ी थी। वो कैसे गाड़ी अंदर लेके गए ये उनका और उनका आपस का मामला है, हमें नहीं पता। क्योंकि जब हम अपनी ही गाड़ी पे गए थे, हम जो एक अपना गेट था आम लोगों के लिए वहाँ से हम गए, जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आए तो वो गाड़ी सामने खड़ी थी। तो मियाँ साहब ने कहा इस गाड़ी में बैठे, हम उस गाड़ी में बैठ गए। हमें क्या पता ये क्या है चक्कर पकड़। तो आपके साथ थाना सिटी कोर्ट में जो कुछ हुआ किस वजह से हुआ? जो लोग आपको मार पीट रहे थे उनका आपसे क्या मुतालबा था? उनका मुतालबा ये था कि वो जो वकील था वो पिछले कई महीनों से पहले तो उसने बट के ऊपर झूठी 295 की FIR दर्ज करवाई और वो पिछले 8 लाहौर की FIR की बात कर रहे हैं जो लाहौर में हुई? नहीं, कराची में करवाई उसने। और उस वकील को ये इन्वेस्टिगेट किया गया 295A। उस वकील के ऊपर ये भी इन्वेस्टिगेशन की कि वो वकील जो है वो सिर्फ दिहाड़ीबाज है। 2022 की एक एग्ज़ाम में वो फेल है और 2023 में मेरे ख्याल से वो वकालत कर रहा है और उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है। एक तो वो वकील भी नहीं है और दूसरा वो 21 मुकदमों के अंदर मुद्दई है, यानी कि वो वकालत कर नहीं रहा, वो अपनी वकालत को बेच रहा है। एक वकील का काम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, अपने क्लाइंट का केस प्रोसीड करना है, ना कि खुद मुद्दई बन के लोगों के ऊपर FIR करवाना। उस बंदे ने लोगों के उसके 21 विक्टिम्स हैं इस मामले में, इस पर्टिकुलर केस में। तो वकील साहब खुद मुद्दई है ना? हम मुद्दई हैं, उनका कोई क्लाइंट तो नहीं है? क्लाइंट तो ये मैं कह रहा हूँ। वो 21 मुकदमा में खुद मुद्दई है। हाँ। उसका काम ही है लोगों से दिहाड़ी लगाना, लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, लोगों के ऊपर पर्चा करवाना, फिर ब्लैकमेलिंग करना। आपसे कोई पैसे मांगे? किसने? उसने नहीं। हमसे उसने क्या पैसे मांगने थे हमारे? उसका ये मुतालबा था कि मेरे साथ बैठें, मुझसे माफ़ी मांगें और मुझे थोड़ी हाइप शाइप दें और बोलें कि वकील साहब हमारे भाई हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं अपना केस वापस ले लूँगा, कि चलो मुझे हाइप शाइप मिल जाएगी, मुझे थोड़ा व्यू शूज़ मिल जाएगा और मैं अपना थोड़ा पावा बना लूँगा। देखें मैंने क्या कर दिया, जिस बंदे ने मैंने FIR दी थी उसने आगे मेरे मुकदमों में बैठ के उसने माफ़ी मांग ली, मैंने उसको अल्लाह की रज़ा से माफ़ कर दिया। क्योंकि बट ने ऐसी कोई हरकत की नहीं थी कि जिसके लिए बट उसके पास जाता और उसको कहता कि सॉरी जी। तो बट ने वहाँ पे 40 मिनट मार खाई मेरे साथ। उसने तब उन्होंने वहाँ पे जोर लगा दिया कमेटी रूम के अंदर कि माफ़ी, ऐसे कैमरे ऊपर कर दिया कि माफ़ी मांगो। बट ने कहा माफ़ी नहीं मांगनी। मियाँ साहब ने कहा माफ़ी नहीं मांगनी, ऐसी जो भी बात होगी बाद में होगी, कोई माफ़ी नहीं मांगनी। और डोंट यू थिंक नदीम नानीवाला साहब कि गुफ्तगू करते हुए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल ऐसी है। 295A का मुकदमा दर्ज ना होता अगर ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज अदा ना होते? ज़बान के अल्फाज की बात नहीं थी। 295A या कंडक्ट ऐसा 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, फनी वीडियो रजब ने, जो कि एक नमाज की वो वीडियो थी। That I agree। हाँ, इसी को रेफर किया वकील साहब ने। हाँ। और फिर उसके बाद वकील साहब ये कहते हैं कि इन्होंने हमें कीड़े मकोड़े कहा, इन्होंने हमें डड्डू कहा। रजब ने, बट ने किसी भी वीडियो में कीड़े मकोड़े नहीं कहा, ठीक है। उस वकील ने कई बार से टारगेट किया, फैमिली वाला, पैन विलागर। क्या एक वकील को ये जेब देता है वो किसी बंदे के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे सोशल मीडिया पे? मैं तो उसको वकील ही मानता। वो एक बंदे के बारे में मुसलसल इस तरह की वीडियो लगा रहा है टिकटॉक के ऊपर कि पैन विलागर तुम आ रहे हो, ये है वो है, इस तरह की वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो क्या रजब अपना अब तो दूसरा जो बंदा है वो कोई हक नहीं रखता उस पर तनकीद करने का? अगर वो बंदा इतनी बिलो द बेल्ट तनकीद कर रहा है तो क्या, क्योंकि अगर वकील ने काला कोट पहन लिया तो क्या वो उसको अस्तना मिल गया? क्या वो कानून से बढ़ के गया? क्या उस पर ऊपर तनकीद नहीं हो सकती? क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? उसको सब कुछ किया जा सकता है। अगर कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो आम शहरी हो चाहे वो वकील हो। अगर आपने काला कोट पहना इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदमाश हो, आप बदमाशी करोगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस सारे वाक़या में सिंध पुलिस को बहुत कमज़ोर पाया कि जिस तरह उन वकीलों के ऊपर हमने FIR करवाई। FIR का इंदराज तो हो गया है वो क्लब में। हाँ, FIR करवाई और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो जाएँ, वो अरेस्ट करेगी सिंध पुलिस उनको। और मैं यहाँ पे ख्वाजा तहसीन पेश करता हूँ गवर्नर साहब कामरान तसूरी साहब को, कि जिन्होंने हमें कॉल की और उन्होंने हमें बड़ा डांटा कि आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, आपने हमें बताया नहीं।
आप हमारे शहर में आए, आप हमारे मेहमान थे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कुछ घंटों में आपकी FIR होगी इंशाल्लाह। ये कराची की हिस्ट्री में पहली बार किसी वकील के ऊपर FIR हुई और FIR करवाई, और हमें उम्मीद थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हीं वकीलों ने जाके मुतलका थाने में SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि आपके सामने है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर उन्हीं वकला की एक वीडियो भी आई जिसमें कोट और शर्ट फटी हुई है, टाई मुख्तलिफ जगह पे नज़र आ रही है, और वही आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नदीम नानी वाला 8 लोगों के साथ आया और उसने हम पे बदतरीन तशद्दुद किया। देखिए, ये वीडियो जो है मैंने देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक में, इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री मैं नहीं जानता कि वैसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। और इसके साथ साथ उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नदीम नानी वाला का भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि यार, जिसने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है ना, वो चैलेंज करे, मैदान लगाए, मुझे और भट्ट को बुलाए, वो भी आए, हो जाए मुकाबला। जिसने मुकाबला करना है मैदान में मुकाबला करे। ये कौन सा मुकाबला है कि अदालत के अंदर हम आएँ, अपने आप को सरेंडर करें और आप एक जत्था लेके हमारे ऊपर हमलावर हो जाएं? ये तो मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला नहीं है। आपने मुकाबला करना है, आप करें, आप जगह बताएं, मैं और भट्ट आएंगे। आप झगड़े की दावत दे रहे हैं? हम बिल्कुल, अगर आप इतने जोगे हैं, आप हमें दें चैलेंज, हम आएंगे। लेकिन ये तो वो बात हुई कि मुझे किसी ने चैलेंज किया, वो अकेला आया और मैं साथ में 100 लोग ले गया और जाके मैंने उसको मारा और मैंने कहा लो जी बल्ले बल्ले। ये तो बदमाशी है। देखें, ये बदमाशी है। इस तरह की चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं करते, इस तरह की नौसरबाजी को हम सपोर्ट नहीं करते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2 वकीलों ने जिस SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया, अगर इस तरह के 2 नौसरबाज वकील खुदा की कसम पंजाब के अंदर पुलिस के ऊपर इस तरह का तशद्दुद करते, मरीम नवाज से हमारे इख्तलाफात होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था कि मरीम नवाज को भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो NCCA की जो ड्रामा चल रहा है, आप इसके ऊपर कुछ करें। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खामोश रहीं। लेकिन अगर ये 2 नौसरबाज वकील पंजाब पुलिस का इस तरह करते, लेकिन पंजाब पुलिस उनको इस तरह अपडेट करती कि वो ज़िंदगी में दोबारा वकालत ना करते, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ कि मरीम नवाज का क्लियर स्टांस है कि जुल्म के आगे किसी की नहीं चलेगी, जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, चाहे वो वकील हो या आम शहरी हो, तुन के रखो। ये शिकवा आप किसके साथ कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध के साथ? ये मैं शिकवा कर रहा हूं कामरान तिसौरी के साथ? नहीं, कामरान तिसौरी साहब उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने FIR करवाई। क्या सपोर्ट किया? FIR हो गई, अभी तक वकला दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन वो तो गुंडा कर दिया ना। आप देखें, ये कामरान वकला कामरान तिसौरी यानी गवर्नर सिंध से ज़्यादा ताकतवर हैं? नहीं, वो रूल ऑफ लॉ से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे जो डायरेक्शन है वो लॉ मिनिस्टर में अपना सिंध हुकूमत ने डायरेक्शन देनी है और पुलिस ने उनको अपना अरेस्ट करना है। लेकिन ये तो पुलिस की नाकामी है कि वो इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रही हो और इस तरह वकील आके उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये चीज़ें देख के। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को अगर हमारे ऊपर FIR होगी, हम भी 100 लोग लेके चले जाएंगे पुलिस स्टेशन, जाके SHO के मारना शुरू कर देंगे कि ये FIR तुमने क्यों दी है। ये तो सीधी कानून से खिलवाड़ है। ये कोई अच्छा पैगाम नहीं मैंने देखा, ये कोई अच्छा मैंने इसके ऊपर ये सिंध पुलिस का मैंने कोई अच्छा रवैया नहीं देखा कि वो किसी 2 वकील आके आपको इस तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। वकला ताकतवर हैं? वकला ताकतवर मुँह जोर हैं? वकला सिर्फ मेरे ख्याल से इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि उनके अंदर एक यूनिटी है, और आम पब्लिक के अंदर जो है किसी भी चीज़ को लेके मैंने यूनिटी नहीं देखी। जैसे हमारी मजदूर बरादरी है, अगर उनके अंदर यूनिटी हो वो तो किसी को हिलने ना दें। लेकिन वकला के अंदर अब देखें ना, वो उनके जो उन्होंने किया है अहाता अदालत के अंदर, सिंध हाई कोर्ट बार साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनके सीधे लाइसेंस मुअत्तल करने चाहिए कि यार इन्होंने जो काम किया ये हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो उनका साथ दे रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक कल कमेटी रूम के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई है इस पर्टिकुलर इशू को लेके, और कोशिश उनकी ये है कि किसी तरीके से तस्वीर हो सके। जी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है, हमारे मियाँ साहब वकील साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस मामले का हल निकाला जाए, तो दोनों पार्टियों को बिठाया जाए। देखें, अगर वो दोनों वकील माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, अगर वो सरेआम माफ़ी मांगते हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, तो हम बैठने को तैयार हैं। अगर वो हमारे वकील साहब जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, मियाँ अली साहब, तो हम तैयार हैं। अगर वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं तो हम, क्योंकि जो उन्होंने किया ये काबिले माफ़ी तो नहीं, लेकिन हम अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे। हाँ, माफ़ करेंगे। फिर ये मुकदमा भी वापस ले लेंगे आप? हाँ, अगर जो उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया है, जो 295A का, अगर नहीं, वो इसको, मैं उस FIR की बात कर रहा हूँ जो आपने वकला के खिलाफ। हाँ, हमारी शर्तें यही हैं कि वो माफ़ी मांगे, और जो रजब भट्ट के ऊपर उन्होंने झूठी FIR की वो उसको विड्रॉ करें, तो हम भी अपनी FIR विड्रॉ करेंगे। वो FIR तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में कंटेस्ट कर रहे हैं ना? नहीं, अगर देखें वो उसका मदई तो वो वकील खुद है ना, वो अगर वो उस केस को प्रोसीड नहीं करता, वो कहता है लेकिन दैट केस इज अ सेपरेट इशू।
देखें हम अगर वो माफी मांगते हैं तो हम अपनी एफआईआर विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं हाँ, आप, कि बिल्कुल। वो अगर आपसे एक्सक्यूज करेंगे तो आप एफआईआर हाँ, हम उनको माफ करने के लिए अगर वो तहे दिल से माफी मांगते हैं कि उन्होंने जो किया वो बदमाशी थी, वो गुंडागर्दी थी और इसके लिए वो शर्मिंदा हैं और वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगते हैं कि वकला बरादरी का जो नाम उन्होंने डैमेज किया पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो उन्होंने, क्योंकि वकला बरादरी आप देखें कि इन अपना हिस्ट्री में अपना कराची बार जो थी, इन्होंने जो आइन के लिए काम किया, जो अमेंडमेंट्स जिन्होंने इनको रिवर्स किया, जो हाँ, वहाँ सिंध हाई कोर्ट बाहर से लोग आए, इस्लामाबाद भी जुडिशल कमीशन इजलास के बाहर बहुत एहतजाज होता रहा। वो बात आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन वकला ये कहते हैं कि रजब भट्ट ने भी उनसे एक्सक्यूज तो कर लिया, सॉरी कर ली, माफी मांग ली। नहीं, रजब भट्ट ने कोई माफी नहीं मांगी। रजब भट्ट किस बात की माफी मांगे उनसे? वकला ने ये स्टेटमेंट दिया ना कि रजब भट्ट ने सॉरी नहीं, कर ली, नहीं, कोई माफी नहीं मांगी। वो अगर उनके पास कोई वीडियो है वो दिखाएं पब्लिक को कि जहां रजब भट्ट ने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई माफी नहीं मांगी, हम किसी किस्म की कोई माफी नहीं मांगेंगे उनसे।